दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में अपना सांगठनिक कील काँटा दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। खबरें ऐसी हैं जिनका मैं अपनी सीधी बात की शुरुआत में ही ज़िक्र कर सकता हूं। ऐसी 2 खबरें हैं जो मैं समझता हूं कि मुझे आपको देनी चाहिए। पहली, ऐसा लगता है इस बात के स्पष्ट और मजबूत संकेत हैं कि बिहार में कांग्रेस विधानसभा के स्तर पर गठजोड़ की नीति से हटकर अकेले अपना भाग्य आजमाने की तरफ जा रही है। यानी हो सकता है कि अब कांग्रेस राज्य के स्तर पर, लोकसभा के स्तर पर नहीं, स्पष्ट कर देना जरूरी है, राज्य के स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल पर निर्भर न रहकर अकेले दम पर राजनीति करने की योजना बनाए और उसके ऊपर काम करे। दूसरी खबर यह है कि कर्नाटक में आलाकमान ने कुछ कड़ाई से पेश आकर आपस में भिड़ते हुए शीर्ष नेताओं मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार को नियंत्रित करने में कुछ कामयाबी हासिल कर ली है। पिछले दिनों, पिछले 5-6 साल से कांग्रेस के आलाकमान का जो रवैया रहा है, उसके मुकाबले ये दोनों घटनाएं बिल्कुल अलग तरह की हैं। बिहार में कांग्रेस कभी भी किसी भी हालत में लालू यादव का दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती थी। उसमें बताया जाता था कि लालू और सोनिया के बीच के बहुत पुराने ताल्लुक हैं और बात सही भी है। लेकिन पिछले बिहार विधानसभा चुनावों के तजुर्बे के बाद अब कांग्रेस ने अपनी नीति बदलने का फैसला किया है और कर्नाटक में जो कांग्रेस ने जो किया है, उसकी तो कांग्रेस के आला कमान से बहुत लंबे अरसे से अपेक्षा थी। आपको याद होगा, एक ज़माने में राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच के झगड़े बड़े मशहूर हुआ करते थे और ये भी मशहूर हुआ करता था कि कांग्रेस आला कमान उसमें कुछ भी नहीं कर रहा है। इसी तरह पंजाब में स्थिति थी। पंजाब में कांग्रेस आला कमान लंबे अरसे तक ये तय ही नहीं कर पाता था कि जो पटियाला के महाराजा वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको हटाएँ तो कैसे हटाएँ और किसको लाएँ, किसको ना लाएँ। उसके चक्कर में पंजाब को पूरी तरह कांग्रेस के नेतृत्व ने बर्बादी कर दिया था। और आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक जूदेव के बीच में भी एक झगड़ा चला करता था और आला कमान उसके बीच में भी एक मजबूत फैसला नहीं कर पाता। लेकिन कर्नाटक में आला कमान ने अपने इस ढुलमुल रवैये को छोड़कर यह फैसला कर लिया है। दोस्तों, कहना ना होगा कि इस समय कांग्रेस के सामने अपने संगठन के लिहाज से चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। देश का लोकतंत्र किस दिशा में जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस उन चुनौतियों से कैसे निपटती है। वह देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है और ऐसा बार-बार कहा जाता है और समझा भी जाता है कि भाजपा को अगर कोई हरा सकता है, तो वो कांग्रेस ही हरा सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस ने 30-40 सीटें और जीत ली होती, तो आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी होती। इसलिए कांग्रेस का शक्तिशाली होना लोकतंत्र की बहबूदी के लिए जरूरी है। पिछले 2 साल में कांग्रेस के लिए एक खबर जरूर खुशनुमा रही है कि केंद्रीय स्तर पर नेतृत्वकारी कमान के मामले में पार्टी 2019 के बाद लगातार जिस गफलत का शिकार लग रही थी, वह अब नहीं रह गई है। पार्टी के केंद्र में राहुल गांधी का नेतृत्व पूरी तरीके से जम गया है। पहले भीतर ही भीतर ऐसा लगता था कि पार्टी के भीतर एक नहीं बल्कि कई केंद्र हैं और राहुल गांधी उन केंद्रों में से एक है। मीडिया उनके और उनकी बहन के बीच प्रतियोगिता तक दिखाने लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। राहुल की सर्वोपरिता पर किसी को कोई संदेह नहीं रह गया है। राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी लोकप्रियता में काफी बढ़ोतरी हुई है। वे मोदी को सीधी चुनौती देने लगे हैं, लेकिन राज्यों में पार्टी के लिए ऐसी खुशनुमा स्थिति अभी नहीं आई है। अभी तक राहुल के नेतृत्व में आला कमान राज्यों के आपस में झगड़ते हुए नेताओं के ऊपर अपना रुतबा गालिब करते हुए नहीं देखा गया है। कर्नाटक से शायद इसकी शुरुआत हो जाए। दोस्तों, मीडिया पीछे पड़ा हुआ है कांग्रेस के। कर्नाटक में उसके 2 सबसे बड़े नेताओं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार के बीच मतभेदों को इस तरह से पेश किया जाता है कि उनके बीच में जबरदस्त काट-फाँस चल रही है और हो सकता है कि पार्टी टूट जाए। इस तरह के कयास भी मीडिया में लगाए जाते रहे हैं। हम जानते हैं कि इन कयासों में कोई दम नहीं है।
दूसरी तरफ बिहार में उसकी चुनावी हार की समीक्षा का सिलसिला चल रहा है और कांग्रेस को यह भी तय करना है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ चुनाव के दौरान उसका सलूक कैसा होगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में उसे अपने भीतर ही भीतर समाजवादी पार्टी के साथ अपने संबंधों की शक्ल सूरत पर भी गंभीरता से विचार करना है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने कोई खास मजबूती नहीं दिखाई है, वह अभी किसी तरीके से चल रही है बस। हाँ, यह ज़रूर कहा जा सकता है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार की स्थिति बड़ी आश्वस्तिदायक है, भरोसेमंद है। वहाँ रेवंत रेड्डी मजबूती और कुशलता से जमे हुए हैं। पहली नज़र में कांग्रेस की जो सांगठनिक समस्याएँ हैं, मैं उनको 3 श्रेणियों में बाँटकर समझने की कोशिश करूँगा। पहली श्रेणी उन राज्यों की है, जहाँ कांग्रेस क्षेत्रीय शक्तियों के मुकाबले दूसरे या तीसरे नंबर की पार्टी है। दूसरी श्रेणी उन राज्यों की है, जहाँ कांग्रेस निकट भविष्य में या तो सरकार बनाने की स्थिति में है या सरकार में इस समय भी है। तीसरी श्रेणी उन राज्यों की है, जहाँ कांग्रेस भाजपा के मुकाबले मुख्य विपक्ष की स्थिति में है, लेकिन परिस्थितियां कुछ इतनी विषम हैं कि एक लंबे अरसे से उसका उबर पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है कि कम से कम 2 श्रेणियों के लिहाज से कांग्रेस ने अपनी समस्याओं को कुछ-कुछ डिकोड कर लिया है। पहली श्रेणी वो है, जहां उसे दोस्ताना या गैर दोस्ताना पार्टियों के साथ मिलकर राजनीति करने या न करने के बारे में सोचना पड़ता है। इन राज्यों में पार्टी आलाकमान के सामने अक्सर स्थानीय नेतृत्व प्रस्ताव रखता है कि कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव क्यों नहीं लड़ती, भले ही वह चुनाव हारे या जीते। अगर वह इस प्रक्रिया में बार बार भी हारती है, तो ये कहने वाले अकेले लड़ने की पैरोकारी करने वाले कहते हैं कि उसे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकेले लड़ने पर पार्टी को अपनी ताकत समझ में आती है, स्वतंत्र और स्वायत्त गोलबंदी का भी लाभ उसको मिलता है, हार की स्थिति में भी कुछ ना कुछ पल्ले पड़ता है। ऐसे राज्यों में बिहार एक उदाहरण है, जिस पर ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस संगठन के स्तर पर एक नई नीति बनाने की तरफ चल पड़ी है। मैं उसकी इस नीति के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आगे जाकर ऐसे राज्यों में जहां कांग्रेस पहले नंबर की पार्टी नहीं है, वहां पर ये नीति कांग्रेस को अपनी काफी सांगठनिक समस्याओं को दूर करने में मदद करेगी। अब मैं बिंदुवार इसकी चर्चा करूंगा। नंबर 1, आजकल पार्टी में हुई हार की समीक्षा जारी है और पता चला है कि समीक्षा बैठकों में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने वास्तविक फीडबैक लेने के लिए एक अलग तरह का प्रयोग किया। उन्होंने फीडबैक की बैठक में संगठन महासचिव और प्रभारी तक को भी शामिल नहीं किया। उन्होंने उन्होंने तरीका ये अपनाया कि सिर्फ खड़गे और राहुल प्रत्याशियों और वर्तमान विधायकों से मिले। ये दोनों नेता पहले वर्तमान विधायकों से अलग-अलग मिले, उसके बाद 10-10 का समूह बनाकर उन प्रत्याशियों से मिले जो कि चुनाव नहीं जीत पाए, और फिर इस तरीके से उन्होंने फीडबैक जमा किया। नंबर 2, खबर यह भी है कि बिहार में हार की समीक्षा के बाद कांग्रेस पार्टी ने कुछ दूरगामी और अल्पकालीन लक्ष्यों का निर्धारण किया है। पार्टी कुछ निर्णयों तक पहुंची है। पहला फैसला तो यह है कि बिहार में फिलहाल कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। ये खबरें उड़ रही थी कि राजेश राम को हटा दिया जाएगा अध्यक्ष पद से, ऐसा नहीं हुआ होगा। यानी प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी अपने पद पर बने रहेंगे। दूसरा फैसला यह है कि सीमांचल में मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जो सांप्रदायिक राजनीति है, उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के सभी अल्पसंख्यक नेता सामूहिक रूप से उस इलाके का दौरा करेंगे। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत जल्द बिहार में कमेटी बनाएगी और उसकी घोषणा की जाएगी। संगठन को जिला, ब्लॉक और बूथ लेवल तक मजबूत करने के लिए एक समयबद्ध रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाएगा। नंबर 3, हारे हुए प्रत्याशियों में ताजे, युवा और संभावनाशील नेताओं को समूह बनाकर जिम्मेदारियां दी जाएंगी। समय समय पर कांग्रेस आलाकमान उन लोगों से मुलाकात करेगा। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों को भविष्य की पूंजी की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। इसके तहत हारे हुए प्रत्याशियों को, जिनमें सभी धर्म और जातियों के लोग हैं, उनको जिम्मेदारी देकर आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इतना तय है कि बिहार में कांग्रेस विधायक दल का नेता एक युवा चेहरे को ही बनाया जाएगा, जो पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर आया है। टीम में कोई बदलाव नहीं होगा और प्रदेश कमेटी का गठन होगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पार्टी के भीतर एक बड़ी जबरदस्त लॉबी है जो लगातार इस बात की पैरोकारी करती रहती है कि पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठजोड़ बनाकर ही
प्रदेश में अपनी राजनीति करना चाहिए। इन पैरवीकारों को जिन्हें राजद का शुभचिंतक कहा जाता है पार्टी के भीतर, उनको हिदायत दी जाएगी कि वे अब इस चक्कर में न पड़ें और वो सीधे-सीधे पार्टी के हित में काम करें और राष्ट्रीय जनता दल के मुखापेक्षी न रहें, लालू यादव और तेजस्वी यादव के चेहरे की तरफ न देखते रहें। पता चला है कि इस फीडबैक के दौरान कुछ वरिष्ठ नेताओं के सिवा कांग्रेस के ज्यादातर उम्मीदवारों और नेताओं ने राय दी है कि कांग्रेस को बिहार में अब अकेले राजनीति करने की रणनीति पर आगे काम करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई बिहार विधानसभा चुनाव की नतीजों की एक बैठक हुई। उसके बाद कांग्रेस नेतृत्व विश्लेषण करने पर इस बात पर सहमत नजर आया कि वोट चोरी और एसआईआर के दुरुपयोग के अलावा महागठबंधन की बुरी हार के पीछे राष्ट्रीय जनता दल द्वारा गठबंधन के अन्य उम्मीदवारों के साथ फ्रेंडली फाइट में जाने की जिद की बहुत बड़ी भूमिका थी। 5, कांग्रेस को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीतने की बजाय विपक्ष में बैठने की अपनी भूमिका तकरीबन पहले ही तय कर चुका था। टिकट वितरण से लेकर आपसी समन्वय में राष्ट्रीय जनता दल का उदासीन रवैया कांग्रेस के लिए आश्चर्यचकित करने वाला था। मुकेश सहनी पूरी तरीके से राजद के प्रभाव में काम कर रहे थे। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने अब बिहार में दीर्घकालीन एकला चलो की नीति अपनाने का फैसला कर लिया है। इस पूरे जो मैंने आपके सामने पॉइंट रखे, इससे ही बिल्कुल स्पष्ट होता है। इस रणनीति के तहत कांग्रेस अब पूरे बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने और अपने अतीत के परंपरागत वोट बैंक को साधने के लिए गठबंधन की बेड़ियां तोड़ देगी और उससे आजाद होकर स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेगी। जाहिर है कि कांग्रेस बिहार में इस चुनाव के तजुर्बे के आधार पर कांग्रेस ने बिहार में इस चुनाव के तजुर्बे के आधार पर निर्णय लिया है। यह बात भी आसानी से समझी जा सकती है कि यह नीति विधानसभा चुनावों के लिए बनी है, न कि लोकसभा चुनाव के लिए। लोकसभा चुनावों में स्थिति एकदम भिन्न होती है। वहां विपक्षी राष्ट्रीय एकता पहली शर्त है और उसे राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस दोनों ही अच्छी तरह समझते हैं। नंबर 7, लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश के मामले में भिन्न नीति पर चलने वाली है। वहां अगले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठजोड़ होना लगभग तय है। पहली नजर में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस का आला कमान और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व दोनों ही विधानसभा चुनाव मिलजुल कर लड़ने की आवश्यकता पर एक तरीके से सोच रहे हैं। एक दूसरा संकेत जो मैं ऊपर बता चुका हूं, कर्नाटक से मिला है। कर्नाटक से अचानक खबर आई कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने साथ साथ सुबह का नाश्ता कर लिया और फिर दोनों एक्स के अपने अपने हैंडलों पर इसका जिक्र भी करते दिखाई दिए। जाहिर है कि आला कमान ने सिद्धरमैया और शिव कुमार दोनों पर दबाव डाला है कि वे अपने अपने कड़े रवैये को छोड़ें और पार्टी के हित में आपस में जुड़ें, परस्पर एकता प्रदर्शित करें। दोनों ने ऐसा किया, इससे यह भी लगता है कि पार्टी का आला कमान उन दोनों के गले अपना फैसला उतारने में कामयाब रहा। यह एक नई और स्वागत योग्य स्थिति है। अगर आला कमान ने इसी तरह का दृढ़ रवैया राजस्थान में गहलोत और पायलट के झगड़े के दौरान, छत्तीसगढ़ में बघेल और जूदेव के झगड़े के दौरान अपनाया होता, तो शायद कांग्रेस इन राज्यों में आज कुछ बेहतर स्थिति में होती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जिस तरह कांग्रेस उपराव बिहार के बारे में लचीलेपन और दृढ़ता के संयोग को दिखा रही है, वैसा ही सहयोग उसे अन्य राज्यों की सांगठनिक समस्याओं के बारे में भी दिखाना होगा। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, आप इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरीके से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनेंगे तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।